आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में म, महिलाओं का योगदान आज़ादी के आंदोलन में तथा उसी समय संदर्भ में हस्तशिल्प कला द्वारा महिलाओं का विकास के तहत एक फॉर्मेट बना रखे हैं, जिसके अंतर्गत हम 18वीं और 19वीं शताब्दी के काल में महिलाओं का योगदान को देखने की कोशिश करेंगे तथा उसके बाद हम सामाजिक सुधार का काल के तहत महिलाओं को शिक्षा एवं अन्य अन्य सुधार किए गए उससे संबंधित जानने की कोशिश करेंगे। 1920 ईस्वी के बाद का काल में जो महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन में कार्य किया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम महिला संगठन एवं तथा मंच का काल अर्थात इस समय में जो भी संगठन और कॉन्फ्रेंस वगैरह महिलाओं द्वारा संचालित किए गए उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गांधीयन फेज के काल में महिलाओं का योगदान को जानने की कोशिश करेंगे। सम अदर फेमस एक्टिविस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हस्तशिल्प कला से महिलाओं के विकास को भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 18वीं तथा 19वीं शताब्दी का काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1870 ईस्वी में भीमा बाई होलकर ब्रिटिश कॉलोनियल मार्कोल के विरुद्ध में अपना लड़ाई शुरू की और ये भीमा बाई होलकर गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में बहुत ही समृद्ध थी और इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई तथा झलकारी बाई का जिक्र आता है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के आर्मी में थी और रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही बहुत ही ये दोनों घुड़सवारी तथा युद्ध कला कौशल में पारंगत थी। जैसे झांसी रानी के बारे में कहा जाता है, ब्रिटिश कहते हैं कि यह एक ऐसी महिला थी जो सभी पुरुषों में यह एक ऐसी महिला थी जो कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं बेगम हजरत महल। इन्होंने भी 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में। बेगम हजरत महल लखनऊ के नवाब की पत्नी थी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंडर विच डलहौजी वांटेड हर टू सरेंडर लखनऊ के अंतर्गत जब डलहौजी ने अपने इस कानून के अंतर्गत लखनऊ को अपने अधीन कर लिया था, जिस कारण से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस संदर्भ में यह बताया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि महिला अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसके द्वारा महिलाओं को अंग्रेजी शिक्षा तथा सामाजिक सुधार पुरुषों द्वारा किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। जिसे सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के द्वारा महिलाओं के सुधार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसमें महिलाओं ने भी महिलाओं के सामाजिक सुधार के लिए प्रयासरत रही
यह सभी घटनाएं 19वीं शताब्दी तक हुई। उसके बाद हम 1920 के बाद के काल की अवधि में जब देखते हैं तो बहुत सारी महिलाओं ने ऑर्गेनाइजेशन में भाग लिया है। जैसे राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है, तथा अन्य ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया है, तथा मिलिटेंट के तहत भी कई सारी महिलाओं ने भी मिलिटेंट के तौर पर कई सारी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है, तथा जिसमें मॉडरेट स्ट्रीम तथा नेशनलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान बनी। उसके बाद हम देखते हैं कि महिला संगठन और मंच का काल। इसके अंतर्गत भारत स्त्री महामंडल का गठन 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में किया था। इस संगठन का प्राइमरी गोल महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था, जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई थी इस काल समय में। इस संगठन का बहुत सारे ऑफिस वगैरह लाहौर, इलाहाबाद, दिल्ली, कराची, अमृतसर इत्यादि जगहों पर खोला गया था। महिलाओं से संबंधित या महिलाओं के सुधार से संबंधित सारी व्यवस्था करने की बात इसमें कही जाती रही। जो ये सरला देवी थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर की ग्रैंड डॉटर थी। पुरदा जी ने सरला देवी को मेन ऑब्स्टेकल के तौर पर माना था महिला शिक्षा के लिए, तथा इन्होंने शिक्षकों को महिला शिक्षा के लिए घर तक भेजने की भी व्यवस्था कर रखी थी। अब हम ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में मार्गरेट कजिन द्वारा किया गया था, तथा इसमें सरोजिनी नायडू, लेडी दोराब टाटा फाउंडर इसकी स्थापना की मेंबर थी। ये भी कॉन्फ्रेंस महिलाओं की शिक्षा के लिए बनाया गया था, तथा पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए भी ये प्रतिजोर करता रहा था, तथा लेजिस्लेटिव सुधार के लिए भी इसने बहुत ही प्रयत्न किया। चाइल्ड मैरिज का भी ये कॉन्फ्रेंस के तहत विरोध किया जाता रहा। हरिजन के कल्याण हेतु भी इसके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। फैमिली प्लानिंग अथवा बच्चा नियोजन के संदर्भ में भी इसमें प्रयास किया जाता है। रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रयास किया जाता रहा। यह ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक न्याय, एकता, समान न्याय तथा अपॉर्चुनिटी के लिए भी प्रयासरत रहा। यह ऑर्गेनाइजेशन सभी को
सभी को समान सुरक्षा की बात का भी जिक्र करता रहा है। इसके कारण लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इन शारदा एक्ट 1929 को पारित किया गया तथा इस अधिनियम को पारित करवाने के हरबिलास सरदार जी ने पुनर्जोर कोशिश किया था। उसके बाद हम देखते हैं हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 को भी पारित किया गया तथा उसके बाद हम देखते हैं फैक्ट्री एक्ट 1947 को भी पारित किया गया। उसके बाद हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को भी पारित किया गया। ये सभी अधिनियम ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के पुनर्जोर कोशिशों के बावजूद आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल इंडिया वुमेन एजुकेशन फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई तथा लेडी इरविन कॉलेज ऑफ होम साइंस की भी स्थापना की गई। उसके पहले हम कुछ और रिवोल्यूशनरी जो थी सरोजनी नायडू जी थी, दुर्गा भागवती, चरण बोहरा, अक्का दुर्गा भाभी एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी थी जो कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। काकोरी कांड के समय इन्होंने भगत सिंह को अंग्रेजों से छिपते छिपाते दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने के लिए उनको अपने घर में रखा था तथा इनको घर में रखा था तथा सभी क्रांतिकारियों के लिए अपना घर का दरवाजा खुले रखती थी। इन्होंने भगत सिंह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तथा पुलिस से बचाए रखने के लिए इन्होंने इनकी पत्नी की भूमिका पत्नी बनकर भगत सिंह को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया था। उसके बाद कल्पना दत्ता, प्रीतिलेट वाडेकर का नाम आता है। चितगांव रेड के संदर्भ में इनका जिक्र आता है। बीना दास है जिन्होंने गवर्नर जैक्सन इन बंगाल को शूट किया था। मतांगनी हजारे जो कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। उषा मेहता का जिक्र आता है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड रेडियो के तहत या अंडरग्राउंड रेडियो के द्वारा घोषणा करते क्रांतिकारी आंदोलन की घोषणा करती रहती थी। शांति घोष एंड सुनीति घोष ये दोनों स्कूल गर्ल थी जो कि बंगाल की रहने वाली थी, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1931 में गोलियों से भून दिया था। और यह काल बहुत ही 1931 का काल बहुत ही क्रांतिकारी रहा था बंगाल के लिए। उसके बाद हम मैडम भिखाजी कामा तथा विजय लक्ष्मी पंडित दो ऐसी क्रांतिकारी थी जो कि विदेशों में भारत का प्रचार प्रसार किया। उसमें मैडम भिखाजी कामा थी जो कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जर्मनी में एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था तथा उसे फहराया था। और इन्होंने एक वंदे मातरम मैगजीन की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जिक्र आता है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वुमेन आर्मी रेजिमेंट में थी। राष्ट्रीय मूवमेंट के तौर पर हम देखते हैं जो कि महिलाओं ने योगदान दिया था। सरोजनी नायडू जो कि
सिविल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान सक्रिय हुई थी तथा राउंड टेबल के दौरान भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वरूप रानी जो कि मदर माता थी जवाहरलाल नेहरू की, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध में मोर्चा खोल रखा था। अरुणा अशरफ अली जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रही थी। सामाजिक सुधारक के रूप में हम सावित्रीबाई फुले को देखते हैं जो कि लोअर कास्ट के लिए पहला स्कूल की स्थापना की थी। तथा उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से महिलाओं को समाज में स्थान के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद हम ताराबाई शिंदे के बारे में जो कि जिनकी पढ़ाई लिखाई घर में ही हुई थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। इसके अंतर्गत महिला तथा पुरुष में तुलना करके बताया गया था। इन्होंने आलोचना किया था सामाजिक भेदभाव के से संबंधित जो कि पुरुष और महिला में भेदभाव जो किया जाता रहा। पंडित रमाबाई ये ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने विधवा महिलाओं के लिए पुणे में एक शेल्टर बनाया जिसमें विधवा महिलाएं रहती थी जिनका शोषण उनके हस्बैंड के मर जाने के बाद किया जाता रहा उस घर में। और ये उन वैसी महिलाओं को भी सपोर्ट करती थी जो आर्थिक तौर पर कमजोर थी या जिनको सताया जाता रहा घर में। गांधीयन फेज का काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने योगदान दिया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुसुईया सरावी अक्का ये अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर जो कि अहमदाबाद सत्याग्रह से संबंधित था उसमें स्ट्राइक में भाग लिया था। जिसमें गांधी जी भी शामिल थे तथा यहाँ पर मजूर महाजन के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था तथा गांधी जी ने इसमें समझौता किया था। और इसी समय अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर यूनियन की स्थापना हुई थी। अनुसुईया साराभाई अक्का ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा यहाँ पर ये महिला फेस के रूप में चिन्हित की गई थी इस आंदोलन के दौरान। मणिबेन कारा जो कि एनएम जोशी के प्रभाव स्वरूप ट्रेड यूनियन तथा वर्कर आंदोलन के समय में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। ये बॉम्बे में एक बहुत ही मजबूत लीडर के रूप में रेलवे वर्कर के तौर पर चिन्हित की जाती रही हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि सारला बेन, जो कि ये एक कैथरीन हेलिमन नाम था, यह अफ्रीकन नेशनल थी और इन्हें भारत में सरला बेन के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी की फॉलोअर थी। ये गांधी जी के जो आंदोलन थे उसको बढ़ाने में ग्रास रूट लेवल पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद हम देखते हैं मीरा बेन। ये भी एक इंग्लिश वुमेन थी एंड इनका ओरिजिनल नाम मैडलेना स्लेड था। ये भी गांधी जी की फॉलोअर थी और इनका नाम बाद में मीरा कर दिया गया था। गांधी जी के अरेस्ट के बाद साल्ट सत्याग्रह के समय इन्होंने इन मीरा जी ने सेवरल प्रोविंसेस में चरखा तथा खादी का प्रचार प्रसार किया था, जो कि गांधी जी ने पहले चरखा को कई क्षेत्रों में बंटवाया था तथा उससे संबंधित रॉ मटेरियल का भी व्यवस्था इन्होंने मीराबेन ने कराने की व्यवस्था की। मीरा जो थी वो गांधी जी के साथ लंदन गई तब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था और ये गांधी जी तथा अंग्रेजों के बीच लिंक जोड़ने में बहुत ही समृद्ध थी। इसके बाद हम सम अदर फेमस एक्टिविस्ट को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मीरा अल्फोंस थी। मीरा अल्फोंस का जन्म पेरिस में 1978 में होता है। ये भारत में 1914 में आई थी और ये श्री अरबिंदो से मिली थी। और इन्होंने ही ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सिस्टर निवेदिता तथा एनी बेसेंट को मोटिवेट किया था भारत आने के लिए, तथा सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से भी मिली थी और स्वामी विवेकानंद के कारण ही सिस्टर निवेदिता भारत आई थी। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टर निवेदिता अक्का मार्गरेट नोबेल। ये एक स्कॉट आयरिश सोशल वर्कर थी तथा ऑथर। ये इनको एक ऑथर तथा शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के मिशन से जुड़ी हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने ही इनका नाम निवेदिता किया था। निवेदिता मीन्स डेडिकेटेड टू गॉड होता है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में भाग लिया था। ये 1905 ईस्वी में करजन के काल में तथा बंगाल विभाजन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि जब 1905 में बंगाल विभाजन की बात अंग्रेजों ने की थी, इन्होंने आंदोलन को जोड़ा था तथा एक स्वदेशी मूवमेंट की अग्रणी नेता के तौर में जानी जाती हैं। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कई देशों में जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन इत्यादि में फैलाया था। मार्गरेट कजिन
ये भी एक आयरिश महिला थी जो कि भारत आई अपने हस्बैंड के साथ, तथा इन्होंने थियोसॉफिकल एक्टिविटी में भाग लिया, तथा ये एनी बेसेंट के इन्फ्लुएंस में यहाँ आई थी। 1917 ईस्वी में इन्होंने पहली महिला संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम वुमेन इंडियन एसोसिएशन रखा गया था। ये महिलाओं के अधिकार से संबंधित मांगे सरकार को रखती थी। और इनका यह जो एसोसिएशन था यह है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता था। ये इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तथा डिमांड किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन के लिए, तथा 1935 के अधिनियम में कुछ लिमिटेड तौर पर महिलाओं को अधिकार, फ्रेंचाइजी का अधिकार दिया जाने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी सहगल, जो कि लक्ष्मी सहगल स्वामीनाथन जी थी, उनका नाम, उनको कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक एक्स ऑफिसर भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की में शामिल थी। और तथा यह है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर इन द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की मंत्री के तौर पर भी इनको माना जाता था। ये एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन थी तथा कैप्टन लक्ष्मी सहगल एक ऐसे समय में लाइमलाइट में आई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, जिस समय इन्होंने एक कमांडर के तौर पर रानी झांसी रेजिमेंट में भाग लिया था, जो कि एक महिला रेजिमेंट था आज़ाद हिंद फौज का। 2002 में 4 लेफ्टिस्ट पार्टी भी नॉमिनेट हुए थे। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक भारत में रही। ये एक ब्रिटिश थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार एक्टिविस्ट थी। ये राइटर तथा ऑरेटर तथा सपोर्टर थी। ये आयरिश थी तथा ये इंडिया सेल्फ रूल में विश्वास रखती थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर थियोसॉफिकल सोसाइटी एडीआर के थी। इन्होंने बहुत ही मदद किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में, जो कि तथा 1902 ईस्वी में भारतीय पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तथा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त हो गया था 1914, इन्होंने होम रूल लीग की कैंपेन में कैंपेन की अध्यक्षता रही थी, तथा इन्होंने भाग लेना शुरू किया था भारत की आज़ादी के लिए, तथा ये डोमिनियन स्टेटस की मांग करती थी ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत।
इन्होंने दो पेपर भी निकाला था, द न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ है। यह राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही थी 1917 में, तथा यह पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1917 में। मिथुबेन पेटिस, ये गांधीयन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई महिला थी जो कि 1930 में जुड़ी थी, तथा इनकी मौत 1973 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने ट्राइबल पीपुल के जीवन के विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इनकी मुलाकात, ये गुजरात की रहने वाली थी। ये गांधी जी के साल्ट सत्याग्रह से जुड़ी और लॉन्ग लाइफ जीवन तक गांधी प्रिंसिपल सेल्फलेस सर्विस के तौर पर काम करती रही। अरुणा आसिफ अली के बारे में हमने जिक्र कर दिया है। सुचेता कृपलानी, ये भारतीय फ्रीडम फाइटर थी तथा पॉलिटिशियन भी उत्तर प्रदेश में रही। पहली महिला थी जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुनी गई थी। और ये क्यों महिला थी जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुनी गई थी? ये अरुणा आसिफ अली तथा उषा मेहता के तरह ही भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लीला रॉय नेग, जो कि 1900 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक रेडिकल लेफ्टिस्ट के तौर पर जानी जाती है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी रही थी। लीला नेग का योगदान शिक्षा तथा महिला के विकास के लिए प्रयासरत रहती थी। इन्होंने दीपाली संघ का स्थापना किया था। इन्होंने बहुत सारे ब्रांच की स्थापना की थी डक्का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डक्का में। विभाजन हिंसा के समय इन्होंने गांधी जी के नौखली प्रस्ताव से जुड़ी और तथा ये जब हिंसा हो रहा था तब ये रिलीफ सेंटर जाकर 400 महिलाओं को रेस्क्यू किया था तथा पार्टीशन के बाद अपने घर कलकत्ता चली गई तथा ये वहाँ ईस्ट बंगाल में रिफ्यूजी महिलाओं की सहायता में लगी रही। उषा मेहता, जो कि 1920 से 2000 ईस्वी तक जीवित रही, ये गांधीयन फ्रेज की प्रणेता रही तथा इन्होंने कांग्रेस रेडियो की संगठनात्मक भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा इन्हें सीक्रेट कांग्रेस रेडियो का मोर्चा संभाल रखा था, जो कि अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था। यह रेडियो स्टेशन कुछ मंथ के लिए स्थापित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कि 1942 ईस्वी में घटित हुआ था। दुर्गाबाई देशमुख, ये एक फेमिनिस्ट थी। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका ली तथा साल्ट सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
दुर्गाबाई गांधी जी के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थी एंड ये कांग्रेस सेविका के तौर पर जानी जाती थी। इन्हें साल्ट सत्याग्रह के दौरान जेल हो गया था तथा इन्हें वेलोर के जेल में रखा गया था, जहाँ पर अन्य महिला प्रिजनर थी। इन्हें आयरन लेडी के तौर पर भी जाना जाता है। दुर्गा बाई देशमुख को आयरन लेडी के तौर पर भी जाना जाता है। यह भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर सदस्य रह चुकी है तथा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मणिबेन नानावती पहली महिला थी जो कि चरखा की सूत काटने तथा उसे बनाने के लिए भारत के गांव में महिलाओं को सिखाती रही तथा ये कपड़ा बुनने तथा आदिवासी तथा दलित बच्चों को भी प्रशिक्षित करती रही। ये गांधी जी के इन्फ्लुएंस में ही कार्य करती रही तथा ये खादी मंदिर एक्सक्लूसिवली की शुरुआत किया महिलाओं के लिए तथा इनके प्रोग्रेस पर इनका ध्यान रहता था। तथा इन्होंने नानावती हॉस्पिटल की स्थापना की अपने पति की याद में तथा जिनका पति के नाम था श्री चंदूलाल नानावती था। राजकुमारी गुप्ता जो कि कानपुर में बहुत पूर्ण भूमिका काकोरी डकैती के समय निभाई थी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनको घर से बाहर निकाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। खुर्शीद बेन नरोजी ग्रैंड डॉटर थी दादा भाई नरोजी की। खुर्शीद बेन ये खान अब्दुल गफार खान के टीचिंग से प्रभावित थी, शिक्षा से प्रभावित थी। ये कन्वर्ट हो गई थी रिवोल्यूशनरी पठान से। ये एक मैसेंजर ऑफ पीस के तौर पर काम करती थी। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में काम करती थी तथा ये खान अब्दुल गफार खान के साथ मिलकर पठान इम्यूनिटी के लिए कार्य करती थी। पीर मलिक एंड खान को एकजुट करने के लिए, आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए काम करती थी। जब वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते थे उनको ये सपोर्ट करती थी। टाटा स्टील वर्क्स एट जमशेदपुर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया स्ट्रगल। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1930 से 1988 ईस्वी तक रही थी। ये एक सामाजिक सुधारक थी तथा फ्रीडम फाइटर भी थी। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में ये धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारतीय हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम तथा थिएटर कला में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद के समय में इन्होंने
कोऑपरेटिव आंदोलन में भी महिलाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संगीत, नाटक अकादमी तथा सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रियल एम्पोरियम, द क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कमला देवी जब महात्मा गांधी के संपर्क में आई तो नन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ गई तथा सेवा दल की सदस्य बनी तथा सामाजिक सुधार के कार्य में जुड़ी रही। कमला देवी महात्मा गांधी के 60 सत्याग्रह में 7 महिलाओं की सेवा मंडली में 1930 ईस्वी से जुड़ी रही। जब 60 सत्याग्रह को बम्बे से शुरू करने के लिए उस प्लेस से जुड़ी रही, वहां से इन्होंने 60 सत्याग्रह का समर्थन किया तथा अन्य महिलाओं में अवंतिका बाई गोखले का नाम भी आता है, जो कि 1930 में 60 सत्याग्रह से जुड़ी रही, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद, जहां पर इन्होंने पॉकेट में नमक को रखकर विरोध किया था। 1 साल के लिए इनको जेल में रखा गया था। बसंती देवी, जिनको कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि उस समय खादी कपड़ों की बिक्री करती थी। सुभाष चंद्र बोस ने इनको मदर का दर्जा दिया था। लतिका घोष, इन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी तथा इन्होंने महिलाओं को राजनीतिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ी रही थी। लतिका घोष सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ी रही थी। अन्य कई सारी महिलाएं हैं जिनका नाम बीना दास, नोनी बाला देवी, कृष्णा बाई राव, राजकुमारी अमृता कौर तथा उसके बाद हम देखते हैं कि महिला स्वतंत्रता सेनानी के तरफ उदा देवी, अवंतिका बाई, बेगम हजरत महल का हमने जिक्र, कित्तौर चिन्नम्मा, रानी दुर्गावती, बेला नाचियार, भागीरथी सप्रा, लक्ष्मीबाई झलकारी बाई इत्यादि के बारे में हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हस्तकला से महिलाओं का विकास किस तरह से हुआ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संगीत, नाच, गुड़िया, लकड़ी तथा मेटल वर्क तथा पेंटिंग, फैब्रिक के निर्माण में महिलाओं इस कार्य से जुड़ी रहती थी और इनका कुछ आय होता रहता था। कुछ पॉपुलर कला जो कि हस्तशिल्प कला या हैंडलूम कला है, जो कि कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आता है चिकनकारी कला जो कि यूपी में है। यह पर्सिया से ओरिजिनेट हुआ तथा यह मुगल के समय में बहुत ही प्रचलित था।
चिकनकारी 36 टाइप का होता है, जिसमें स्टिचेज लगा रहता है तथा इसमें ब्लॉक पेंटिंग तथा डिजाइन तथा मोटिव 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 होता है। ये छपाई के द्वारा मोटिव होता है। द मोटिव एंड पैटर्न अरिजन। उसके बाद हम शीशा या और मिरर वर्क गुजरात राजस्थान में होता था, जो कि शीशे पर कढ़ाई या शीशे से संबंधित जो भी छपाई होता था, जो कपड़े पर बुनकर आता था, ये सब भी महिलाएं करती थी। यह गुजरात तथा राजस्थान से इसकी शुरुआत या ओरिजिनेट शुरुआत मानी जाती है। इसमें छोटे छोटे मिरर को कपड़ों में बुन दिया जाता है तथा इसमें कई सारी डिजाइनें बनाई जाती थी। यह नवरात्रि महिला तथा पुरुष इस तरह के जो कारीगरी की हुई साड़ी या कपड़ा है या जो भी कपड़े बनते थे, ये शीशा से उनको पहनते थे तथा बैग तथा कई सारे अन्य चीज़ों को भी सजाया जाता था इन शीशों के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे ये सारा कार्य महिलाओं के द्वारा संपन्न, ज़्यादातर कार्य महिलाओं के द्वारा संपन्न किए। जरदोशी ये भी यूपी में ही है। यह पर्शियन के इन्फ्लुएंस से आया। इसमें जरदोशी में सोना तथा चांदी का इस्तेमाल किया जाता था, कुछ प्रेशियस स्टोन के माध्यम से। इसमें राजा के लिए वॉल्वेट तथा रिच सिल्क फैब्रिक से बनाया जाता था, जो कि राजा महाराजा पहना करते थे या धनी मनी लोगों को लिए ये बनता था। जरदोशी में लहंगा भी तैयार किया जाता था, जो कि शादी ब्याह में महिलाएं पहनती थी। कसीदाकारी जम्मू एंड कश्मीर में यह बहुत ही मशहूर था। ये पर्सिया से आया था। यह कश्मीरी क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलर था। यह फ्लोरा कल्चर से प्रभावित था। हर्ष कश्मीरी ठंडी के समय इस कारीगरी के द्वारा ही वहाँ के लोकल अपने जीविका के लिए इस कसीदकारी का प्रयोग कर इनको बेचकर अपना जीवन व्यापन करते थे। यह सारे सिल्क तथा वूल उन पर इस कसीदकारी का प्रयोग किया जाता, जिसमें चेन स्टिचेज, चेन को जोड़कर तथा अनमिस्टेकेबल का प्रयोग, जो कि कहीं भी त्रुटिपूर्ण नहीं होता था, किया जाता था। फुलकारी पंजाब, जो कि अमृतसर से जुड़ा हुआ था, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला के तौर पर आर्ट या इस फुलकारी कला के तौर पर बनाया जाता था। इस पे फूल का कसीदकारी किया जाता था। यह बहुत ही यूनिक था, क्योंकि इस पर स्टिचेज कंप्लीटेड किया जाता था फैब्रिक के द्वारा। फुलकारी मोस्टली यूजेज ब्राइट कलर्ड थ्रेड और लाइटनिंग कलर्ड फैब्रिक्स। ये सभी कलाएं महिलाओं को
सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करता था भारत में। इसके तहत महिलाओं को रोजगार बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता था। वित्तीय समावेशन महिलाओं का होता था। महिलाओं में डिग्निटी को बढ़ावा मिलता था। महिला अधिकार जो कि काम का अधिकार होता है, उसमें महिलाओं को रोजगार मिल पाता था। कोऑपरेटिव तथा स्वयं सहायता समूह के तौर पर भी महिलाओं इससे जुड़ जाती थी तथा हमारे जो सांस्कृतिक कला एवं साहित्य है उसको भी सुरक्षित रखने में यह कलाकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता था तथा महिलाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान रखती थी। इसमें महिलाएं बहुत सारी चुनौती का भी सामना करती थी, जिसके तौर पर देखते हैं कि महिलाओं में अवेयरनेस की कमी रहती थी। महिलाओं को एप्रोप्रिएट मार्केट न मिल पाने के कारण इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यह सारी प्रोडक्शन हाथों से ही संपन्न होता था, जिसके कारण थोड़ा लंबा समय खिंच जाता था महिलाओं का। इसमें संगठनात्मक सपोर्ट न रह पाने के कारण इन लोगों की रीच नहीं पहुंच पाती थी बाजारों में फास्ट एंड फ्यूरियस। इन सभी चुनौतियों को अगर उस समय में दूर करने के लिए कुछ उपाय भी किए गए थे, जिसके तौर पर देखते हैं कि अपने कला का महिलाओं ने कमर्शियलाइजेशन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनके मार्केट रिच बढ़ा। उसके बाद उन्होंने स्किल ट्रेनिंग भी या नए नए तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना ये लोग शुरू कर दिए थे तथा अपने से छोटे को स्किल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था तथा उसके विकास में योगदान देना शुरू कर दिया था। अपने आर्ट को ये पब्लिक प्लेस पर भी दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनके बारे में लोग और भी बहुत सारे लोग जानना शुरू कर दिए थे। आज के दौर में भारत सरकार इन सभी योजनाओं को या सभी कलाकारियों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जैसे कि डिजिटाइजेशन करके कई जगह पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है तथा स्कीम लाइक हुनर हाट, उस्ताद ई महिला हाट के द्वारा भी भारत सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, एक्सेट्रा। आज इस टॉपिक में हमने जो जानकारी अर्जित की है उसके अंतर्गत हमने महिलाओं का योगदान आज़ादी के आंदोलन में तथा इस समय हस्तशिल्प कला का विकास तथा हस्तशिल्प कला द्वारा महिलाओं का विकास एवं भारत सरकार जो इन कलाओं को आज के दौर में प्रमोट कर रही है उसके बारे में भी हमने जाना है। धन्यवाद।